शहर में 1954 में स्थापित एकेच हुआ 65 वर्ष पुराना। शहरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के कस्बों के मरीजों को मिल रही चिकित्सा सेवाएं। श्री मर्शिद आदि समाज सेवा समिति का फागोत्सव कार्यक्रम संपन्न। फागीतों पर समाज बंधुओं ने मचाया धमाल। अज्ञात कारणों के चलते आईटीआई के छात्र ने की आत्महत्या। घटना के दौरान घर में अकेला था छात्र। और अप्रैल माह की शुरुआत में ही सूर्यदेव ने दिखाना शुरू किया अपना रौद्र रूप। सूर्योदय के साथ ही पड़ने लगती है तन झुलसाने वाली गर्मी। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उपखंड सहित आसपास के 5 जिला क्षेत्र के मरीजों को चिकित्सा सेवाएं देने वाला ब्यावर का राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय मंगलवार को 65 साल का हो गया है। वर्ष 1954 से लगातार यह चिकित्सालय अपनी सेवाएं देकर मरीजों को लाभान्वित कर रहा है। वर्तमान में अपनी बेहतर सेवाओं के लिए एकेच को प्रदेश में संचालित कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के दूसरे बेस्ट चिकित्सालय के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं अब यह चिकित्सालय प्रथम स्थान की दौड़ में शामिल है। इतिहासकार मरहूम उस्मान ब्यावरी की किताब ब्यावर बसने की सच्ची कहानी मोहम्मद उस्मान ब्यावरी की जुबानी के अनुसार कर्नल हॉल ने छावनी सदर थाने की जगह मेहता अस्पताल बनाया था, जो फौज और आवाम के काम आता था। ब्यावर के संस्थापक कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन ने 1854 में मेवाड़ी गेट के पास पहले चौराहे पर राजस्थान का पहला एलोपैथी चिकित्सालय बनाया था। आजादी के बाद मोहम्मद अली मेमोरियल हाई स्कूल के खेल मैदान पर 3 अप्रैल 1954 को भारत सरकार के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के हाथों राजकीय चिकित्सालय की नींव रखी गई। लगभग 1 वर्ष 1 माह बाद मई 1955 में चिकित्सालय का कार्य पूर्ण हुआ, जिसका तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नियोजन सिंचाई एवं बिजली गुलजारी लाल नंदा द्वारा लोकार्पण किया गया। कालांतर में नाम परिवर्तन कर राजकुमारी अमृत कौर के नाम पर इसका नामकरण राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय किया गया। तब से अनवरत यह चिकित्सालय ब्यावर सहित आसपास के चिकित्सालयों को बेहतर सेवाएं दे रहा है। लगभग 300 बेड का चिकित्सालय, 100 बेड की मदर एंड चाइल्ड विंग यहाँ स्थापित है। बीतते समय एवं जरूरत के अनुसार चिकित्सालय का स्तर एवं आकार बढ़ता चला गया। आज ब्यावर के एकेच में प्रसूताओं एवं शिशुओं के लिए पृथक से मातृ एवं शिशु चिकित्सालय स्थापित है। इसके साथ ही आंचल मदर मिल्क जैसी अनूठा संस्था भी यहाँ संचालित है। वर्तमान में चिकित्सालय में ब्यावर एवं उसके ग्रामीण अंचल ही नहीं अपितु राजसमंद जिले के भीम, देवगढ़, पाली जिले के सेंद्रा, लांबिया, जेतारन, रायपुर, निम्बाज, नागौर जिले के रियाबड़ी, आलनियावास, मेरता, भीलवाड़ा के आसीन तथा बदनौर आदि कस्बों के मरीज भी यहाँ आकर अपना उपचार करवाते हैं। प्रतिदिन यहाँ 1500 से 2000 मरीज चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में संस्थागत प्रसव भी इस चिकित्सालय में हो रहे हैं। चिकित्सालय के क्षेत्र में प्रतिदिन एकेच नई बुलंदियों को छू रहा है, जिसके चलते गत 30 जनवरी को ब्यावर एकेच को कायाकल्प योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया था। शहर में गर्मी के मौसम में विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए अभी से सभी प्रकार की तैयारी की है। इसके लिए अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने 5 सब डिवीजन के सभी जेईएन, एक्सीएन तथा फीडर इंचार्जों को निर्देशित किया है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और विद्युत भार बढ़ने वाला है। विद्युत भार बढ़ने के साथ ही ट्रिपिंग जैसी समस्याएं सामने आने वाली है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए कम से कम विद्युत कटौती हो और किसी भी कारण से होने वाली ट्रिपिंग के दौरान त्वरित प्रभाव से उसे सुचारू कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करे। अधिशासी अभियंता सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विभाग पूर्ण रूप से तैयार है। भविष्य में बढ़ने वाले लोड को कम करने के लिए पूर्व में लोहार बस्ती जीएसएस का निर्माण करवाया जा चुका है। शीघ्र ही 1 या 2 दिन में लोहार बस्ती जीएसएस से लोड शुरू कर दिया जाएगा, जिसके चलते होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को गर्मी के मौसम में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहेगी।
गर्मी के मौसम को और टेम्परेचर को देखते हुए वो कागज करना पड़े पांचों सब डिवीज़न के समस्त जेईएन, अपन बात कर लो। एईएन और फीडर इंचार्ज को निर्देशित कर दिया गया है कि कम से कम विद्युत की कटौती की जाए और जो ट्रिपिंग की समस्या है उससे भी निजात मिले, ताकि हमारे जो आम उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। निगम पूरी तरह से तत्पर है कि लोगों को बिजली बराबर मिलती रहे और गर्मी में बिजली के कारण कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए निगम ने अभी हाल ही में लोहार बस्ती में एक जीएसएस भी बनाया है जो पूर्णतः बन के तैयार हो गया है और 1-2 दिन में उस पर लोड ले लिया जाएगा। इससे भी काफ़ी शहरवासियों को फ़र्क पड़ेगा। इससे ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी और कभी मेंटेनेंस या किसी वजह से सप्लाई बंद होती है उस समय भी कम से कम उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। तो अभी हमारा ये समस्त जो फीडर इंचार्ज हैं, जेईएन, एईएन साहबान हैं, सबको हमने निर्देशित कर दिया है कि किसी भी प्रकार की ट्रिपिंग कम से कम हो और विद्युत व्यवस्था सुचारू गर्मी के मौसम में चलती रहे। श्री माहेश्वरी महिला परिषद की ओर से मंगलवार को होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में महिला परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। इस स्नेह मिलन समारोह के दौरान उपस्थित महिला सदस्यों ने एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। श्री माहेश्वरी महिला परिषद की मंत्री श्रीमती कुसुमलता माहेश्वरी के अनुसार समारोह के दौरान एक नृत्य, युगल नृत्य तथा बॉलीवुड थीम पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला सदस्यों ने भाग लेकर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरप्राइज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्नेह मिलन समारोह के दौरान कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती अंजू काबरा, आशा मुंद्रा, अंजू हेड़ा, गीता नवाल, वर्षा तापड़िया, प्रेम राठी, नीतू राठी, रेणु जगेटिया, ज्योति हेड़ा, किरण राठी, राजुल हेड़ा, विष्णु मुंद्रा तथा संगीता पंसारी आदि उपस्थित थी। गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल माह के अंत में ही मई जून जैसी झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास लोगों को रह रह कर होने लगा है। दोपहर में बाजारों एवं गलियों में जहां सन्नाटा पसरने लगा है, वहीं लोग सुबह शाम ही अपनी दैनिक कार्य करने में जुटे नजर आते हैं। मालूम हो कि कुछ अरसों पहले तक अप्रैल में सुबह तो हल्की ठंड का एहसास होता था, लेकिन कुछ वर्षों से हालात यह हो गए हैं कि मार्च माह में ही तापमान 40 डिग्री के पार होने लगा है। जिले में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री एवं न्यूनतम 28 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी की स्थिति मार्च माह के अंत में ही बन गई। बढ़ती गर्मी के हालात यह है कि अगर गलती से भी प्लास्टिक की कोई बोतल या फिर प्लेट घर के बाहर रह जाए तो वह पिघल कर सिकुड़ रही है। उधर गर्मी से बचाव के लिए युवतियां व बालिकाएं छाते का प्रयोग करने के साथ साथ मुंह पर स्कार्फ आदि बांध कर वाहन चलाती नजर आने लगी है। गर्मी के तीखे तेवर देखते हुए जहां पर कई विभागों के समय बदल गए, वहीं लोगों की दिनचर्या भी बदली नजर आने लगी है। लोग सुबह 11 बजे एवं उसके बाद शाम 4 एवं 5 बजे बाद अपने जरूरी कार्य करते नजर आने लगे हैं। बाजार में जो लोग नजर भी आते हैं तो वो अपने आप को स्कार्फ आदि कपड़ा लपेटे एवं तपिश से आंखों को बचाने के लिए चश्मा लगाए दिखाई देने लगे हैं। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा महिला शाखा सभा की ओर से सोमवार को फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू गेट बाहर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आयोजित फागोत्सव में बड़ी संख्या में महिला शाखा के सदस्यों ने शिरकत की। इस दौरान के सुदामा भजन मंडली के कलाकार भागचंद्र चौहान ने फागुन के रसीले गीतों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित सभी ने फूलों तथा केसर के साथ होली खेली। इस मौके पर भगवान श्री विश्वकर्मा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। फागोत्सव में अजमेर की महिला शाखा प्रतिनिधियों पुष्पा उबाना तथा सविता कीजा आदि ने बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मंदिर अध्यक्ष जसराज जालवाल, मगरा अध्यक्ष श्री कृष्ण बुडल, सकल जांगीर समाज अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, शाखा अध्यक्ष दिनेश पायलट, युवा संघ अध्यक्ष अशोक छड़िया, पूर्व प्रधान धर्मराज छड़िया, चतुर्भुज कुलरिया, आत्माराम ढीवान सहित अन्य समाज बंधु तथा महिला सदस्यों ने भाग लिया।
शहर के गणेशपुरा निवासी तथा आईटीआई में अध्ययनरत छात्र अमित पुत्र दौलत सिंह रावत ने मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान अमित घर पर अकेला ही था। परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घटना की जानकारी मृतक के मामा द्वारा चाय आदि के लिए पूछने आने के दौरान मिली। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलने पर मामा ने खिड़की से मकान के भीतर देखा तो पाया कि अमित फांसी के फंदे पर झूला हुआ है। भीतर का दृश्य देखते ही मृतक के मामा ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा अमित को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद अस्पताल पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया तथा मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद सिटी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी मिली है कि अमित वर्तमान में आईटीआई का छात्र है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री महर्षि दादी समाज सेवा समिति दिलवाड़ा रोड ब्यावर का होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सातपुलिया स्थित केसीनंदन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय दादिश ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद जोशी, मंत्री नरेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र रिनवा तथा अजमेर जिलाध्यक्ष प्रकाश रिनवा आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दधिमती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान केसुदामा पार्टी के भजन गायक भागचंद्र चौहान ने फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा संग होली खेले सांवरिया सहित अन्य भजन प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सुश्री नम्रता ने राधा रानी तथा सुश्री तन्वी शर्मा का भगवान श्री कृष्ण का स्वांग धर कर भाग लिया। फागोत्सव धीरे धीरे देशभक्ति के रंग में रंग गया। भजन गायक भागचंद्र चौहान ने मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरा कर्मा है तू, मेरा धर्मा है तू सहित अन्य देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में मां दधिमती की आरती उतारी गई। समारोह के दौरान अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव दिनेश कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष मुकुट बिहारी व्यास, शिवरतन नामावाल, मुकुंद चरण बोराइडा, डॉक्टर कमल दादीच, विमल शास्त्री, बंकटलाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण आचार्य, गोविंद जोशी, प्रकाश चंद आसोपा, युवा संगठन अध्यक्ष विजय दादीच, योगेश शर्मा तथा महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती मंजू कुदाल, सचिव श्रीमती इंदु शर्मा, कोषाध्यक्ष उषा शर्मा ने अतिथियों को माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमंतेश्वर महादेव बालाजी मंदिर में नवस्थापित प्रतिमाओं का द्विवार्षिक उत्सव शुरू हुआ। इस मौके पर रामायण मंडल के तत्वावधान में सुंदरकांड पाठ शुरू हुआ। मंडल अध्यक्ष राजकुमार अत्रे के सानिध्य में शुरू हुए सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर श्री रामद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत केवल राम महाराज तथा मंडल अध्यक्ष राजकुमार अत्रे ने भजन प्रस्तुत किए।
मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान बुधवार रात्रि में मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के भजन गायक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इसी क्रम में गुरुवार को अभिषेक यज्ञ व महाआरती का आयोजन किया गया है। मंगलवार को सुंदरकांड पाठ के दौरान अशोक मूलचंदानी, मुकेश शर्मा, अमरचंद कुमावत, राकेश झांकल, प्रहलाद शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, मोहन सिंह, बजरंग शर्मा, राकेश झालानी सहित अन्य भक्तगण उपस्थित थे। मार्शद आदि समाज महिला मंडल की ओर से मंगलवार को गणगौर महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहर के साथ पुलिया स्थित द्वारकाधीश गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला सचिव श्रीमती इंदु शर्मा ने गणगौर ईसर का स्वागत करते हुए उनकी पूजा अर्चना की। समारोह में श्रीमती आशा रिंडवा, अलका आसोपा, पुष्पा आचार्य, चंचल शर्मा, भंवरी देवी एवं श्रीमती मंजू कुदाल ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। सभी अतिथियों का महिला समिति की इंदु शर्मा, श्रीमती कैलाश कंवर, कौशल्या, उषा शर्मा, रितिका शास्त्री, श्वेता शर्मा तथा सुनीता रिंडवा ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग घूमर नृत्य, गणगौर नृत्य, विचित्र वेशभूषा तथा नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन करते हुए सुश्री नम्रता दादिश ने सभी का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त छात्राओं, युवतियों तथा बुजुर्ग महिलाओं ने अलग अलग नृत्य पेश किया। कार्यक्रम के अंत में महिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू कुदाल ने सभी का आभार प्रदर्शित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में देश में आम आदमी और गरीब की जिंदगी बदलने वाला कदम बताते हुए कहा गया है कि कांग्रेस भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करेगी। घोषणा पत्र में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करने का वादा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर जय स्काई न्यूज चैनल ने जाने शहरवासियों तथा युवाओं के विचार। आइए देखते हैं क्या है शहरवासियों की राय। अभी वर्तमान में जो चुनावों के परिदृश्य को देखते हुए जिस तरह से मुख्य पार्टियां आम आदमी के नाम पर जिस तरह से घोषणाएं कर रही है कि किसानों का कर्ज माफ़ है, बेरोजगारों को लोन है और इसी तरह की बहुत सारी जनहित की बातें कर रही है, इसको देखते हुए बड़ा हास्यास्पद स्थिति सामने आ रही है कि आज 70 साल बाद भी हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और 70 साल बाद भी जब भी वोट की राजनीति शुरू होती है तब ये बातें की जाती है और चुनाव के कुछ दिन बाद ये सारी बातें गौण हो जाती है। आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उन सब को देखते हुए जनता इन लोक लुभावन में नहीं फंसेगी और अपना निर्णय बहुत सोच समझ के करेगी। इसकी बातें इन नेताओं को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को सबको समझ में आ गई है। उन्हीं को देखते हुए अब वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए इन लोगों को ये जो इन्होंने घोषणाएं करी है वो काम करना होगा। अगर इन्होंने नहीं करा तो इन पार्टियों के ऊपर से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। जनता बहुत समझदार हो गई है, जो काम करता है उससे वोट दिया जाएगा, यह मेरा मानना है। और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस तरह के लुभाव जो वादे किए जा रहे हैं, जो पूरे किए जा सके वही वादे किए जाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। फिर से लोकसभा चुनाव आ चुका है, साथ ही आज़ादी के बाद से एक वो जनता को लुभाने का एक जरिया आता है घोषणा पत्र, जो कि हर पार्टी घोषणा पत्र चुनाव से पहले घोषणा पत्र की घोषणा करती है। पर इस समय 21वीं सदी है, ये घोषणा पत्र अब काम में नहीं आएगा। हर बार जो भी पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ होती है, चुनाव जीतने से पहले ये करती है रोजगार, गरीबी
जो हमारे 70 साल से अभी तक मिटी, ना रोजगार पूरा मिल पाया, ना गरीबी खत्म हो पाई है। सभी पार्टियां चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र जारी करती है। उन घोषणा पत्रों में लुभावने वादे किए जाते हैं, जैसे बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना, नौकरियां दिया जाना, सुख सुविधाओं का उपलब्ध करवाया जाना। केवल मात्र ये चुनावी स्टैंड साबित होते हैं। जिस प्रकार से ये घोषणा की जाती है उनको पूरा नहीं किया जाता है। आज देश में सभी मतदाता इन वादों को, इन पार्टियों के जो घोषणा पत्र है उनको अच्छी तरह से जानती है कि बाद में, चुनाव के बाद में कुछ भी नहीं होना है। आज अधिकांश मतदाता घोषणा के आधार पर अपना वोट का प्रयोग करते हैं, जिससे गलत सरकार बन जाती है, उनके वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरा मतदाताओं से आग्रह है कि वो केवल इन चुनावी स्टैंड को देखते हुए, चुनावी घोषणा को देखते हुए अपना मतदान नहीं करें। वो देश की परिस्थितियां देखते हुए उसके आधार पर सोच विचार कर अपना मतदान का सही उपयोग करें। चुनाव आते ही पार्टियां लोक लुभावने वादे करना और मतदाताओं को रिझाने का बहुत प्रयास करती है और इस संबंध में ये झूठे झूठे वादे करती है। जनता इन पार्टियों के जो लोक लुभावने जितने वादे होते हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता में बनी रहे, लेकिन जनता की सोचने वाली पार्टी, आम जन की सोचने वाली पार्टी को हमेशा मतदान देना चाहिए। जनता को अब जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोक लुभावने बातों में न आकर के राष्ट्रहित पर विचार करें और राष्ट्रहित में जो जनता ने महसूस किया है कि राष्ट्रहित के लिए कौन अपने आप को काबिल समझता है, उसको मतदान करें, ताकि एक मजबूत राष्ट्र उभर कर सामने आए और ऐसे लोक लुभावने वादे करने वालों को राजनीति से ही बाहर निकालने का एक कदम उठाना चाहिए। गर्मियों में जौ का पानी या सत्तू शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। जौ के सेवन से शरीर को भरपूर फाइबर व पोषक तत्व मिलते हैं। आइए जानते हैं जौ के विशेष लाभ के बारे में। भारतीय रसोई में गेहूं, चावल, मक्की और बाजरे का जितना स्थान है, जौ के बारे में उतना कोई जानता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गर्मी के मौसम में जौ का सेवन करना या फिर जौ के सत्तू का पानी पीना बेहद लाभदायक होता है। आइए आज हम आपको बताते हैं जौ के आटे के कितने फायदे होते हैं। जौ का छना हुआ आटा, तिल और शक्कर प्रत्येक 10-10 ग्राम लेकर महीन पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से गर्भपात नहीं होता है। जौ का पानी पीने से पथरी गल जाती है। पथरी के रोगियों को जौ से बनी चीजें जैसे रोटी, धानी का सेवन करना चाहिए। जौ के सत्तू को खाकर ऊपर से 1 गिलास गन्ने का रस पिएं, 4-5 दिन में ही पीलिया का रोग दूर हो जाएगा। अगर किसी को गठिया की दिक्कत और जोड़ों में दर्द रहता है तो रोज इस पानी का सेवन करें। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। जौ में मौजूद बीटा ग्लूकेन शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर मल द्वारा निकालने में मदद करता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी जौ का पानी यानी सत्तू का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। शरीर के किसी भाग के जल जाने पर जौ को बारीक पीसकर तिल के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। उबले हुए जौ का पानी रोजाना सुबह और शाम को पीने से शरीर में खून का स्तर बढ़ता है। शरीर में फाइबर की कमी को ठीक करने के लिए भी जौ के पानी या फिर सत्तू का सेवन कर सकते हैं। तो देखा आपने, साधारण से जो दिखने वाला जौ कितनी खूबियों से भरा है। इस गर्मी में जौ का सेवन कीजिए और शरीर को स्वस्थ निरोगी रखिए।
मैं नटवर पारासर संजय भट्ट के साथ जे स्काई चैनल के